विश्व स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान शायद गिने चुने विषयों में ही रहा है और आज भी पुरुषों की तुलना में वैज्ञानिक क्षेत्रों या STEM में महिलाओं की संख्या काफी कम है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान और 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद के वर्षों में विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की चुनौतियां काफी बड़ी थी। उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर केवल नाम मात्र के थे, क्योंकि कुछ एक उच्च शिक्षण संस्थान जो भारत की जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे, वे मुख्य रूप से पुरुषों के लिए थे। भारत में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन न देने की पारंपरिक स्थितियों के कारण भी महिलाओं के लिए स्थिति और भी ज्यादा दुष्कर थी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ने के अवसर देना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन भारत में कई महिलाओं के लिए ये ऐतिहासिक परिस्थितियां कठिन होने के बावजूद असंभव नहीं रही। आज हम भारत की आजादी के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हमें उन महिलाओं के योगदान का भी जश्न मनाना चाहिए जिन्होंने भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में रूढ़िवादी और दकियानूसी परंपराओं को तोड़कर विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। वे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी रही और उन्होंने भेदभाव के साथ साथ महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखने की सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। तो चलिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इन 2 भागों की श्रृंखला में हम सबसे पहले कुछ महान महिलाओं के उल्लेखनीय जीवन और योगदान पर एक नजर डालते हैं। ऐसी महिलाओं में कादम्बनी गांगुली भारत की पहली योग्य डॉक्टर रही, जिन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा का अध्ययन किया। वनस्पति शास्त्री और साइटोलॉजिस्ट E.K. जानकी अम्मल रही। अन्ना मणि ने मौसम विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया और डॉक्टर असीमा चटर्जी ने कार्बनिक रसायन और फाइटो मेडिसिन में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया था। Women like कमला भागवत at that. उस समय कमला भागवत जैसी महिलाएं आईं, जिन्हें बाद में कमला सोहनी के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने प्री डायरेक्टरेट का काम यहीं भारत में किया और फिर स्कॉलरशिप मिलने पर ब्रिटेन चली गईं। वहाँ उन्होंने कैंसर पर कुछ महत्वपूर्ण काम किया। इसके अलावा प्रोफेसर जानकी अम्मल हैं, जो किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में PhD करने वाली पहली महिला थी, और प्रोफेसर आशिमा चटर्जी भारत में रसायन विज्ञान में PhD करने वाली पहली महिला थी। केमिस्ट्री इन इंडिया। इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में, केवल इंडिया साइंस पर। इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह हमें प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष, भारत की संस्कृति, उपलब्धियों और यहाँ के लोगों की गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। यह 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद करने का एक महान अवसर भी है। उनके योगदान की वजह से ही आज विज्ञान और शिक्षा हमारे देश की समृद्ध विरासत का एक हिस्सा है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत की श्रृंखला में हम उन बहादुर महिलाओं को विशेष श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो अपने युग से कहीं आगे थी। हमारे आज के एपिसोड में हम आपको उनमें से कुछ एक महान विभूतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये उन सभी महिला वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन्होंने लैंगिक असमानता के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देकर देश के शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध किया है। तो आइए हम अपने आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं भारत की पहली महिला डॉक्टर कादम्बनी गांगुली के जीवन से। भारत में मद्रास मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा संस्थान था जिसने 1875 में पहली बार महिला विद्यार्थियों को प्रवेश दिया। 1850 का वो ऐसा युग था जब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में महिलाओं के एकमात्र संस्थान द वुमेन्स मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया की स्थापना हुई। ये उन महिलाओं के लिए था जो चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहती थी, जबकि यूरोप में ऐसा कोई कॉलेज ही नहीं था। मद्रास मेडिकल कॉलेज के बाद तत्कालीन बंगाल मेडिकल कॉलेज यानी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने 1884 में महिलाओं को प्रवेश देना शुरू किया। ऐसा ही 1887 में मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज ने किया। लेकिन शुरुआती वर्षों में कोई भी भारतीय महिला मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की योग्यता नहीं रखती थी।
पहली बार 1884 में कला में डिग्री धारक स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कादम्बिनी गांगुली का जन्म 18 जुलाई 1861 को बिहार के भागलपुर में कादम्बिनी बसु के रूप में हुआ था और उनका पालन पोषण आज के बांग्लादेश के चांगी बरिसाल में हुआ था। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा बंगा महिला विद्यालय से पूरी की। बाद में इस स्कूल का विलय बेथ्यून स्कूल में हो गया। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश में बैठने वाली बेथ्यून स्कूल की पहली छात्रा बनी और उन्होंने 1878 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। संपूर्ण ब्रिटिश राज में कादम्बिनी और चंद्रमुखी बसु दो पहली महिला स्नातक थी। स्नातक करने के बाद जब कादम्बिनी ने चिकित्सा अध्ययन करना चाहा, तो उस वक्त कलकत्ता में कोई भी मेडिकल कॉलेज महिला छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहा था। लेकिन उनके और उनके शिक्षक पति द्वारकानाथ गांगुली के प्रयासों के कारण उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठने का मौका मिल गया और उस परीक्षा को पास करके योग्यता के आधार पर वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बन गई। उन्होंने 1886 में अपनी शिक्षा पूरी की। उनके रास्ते में कई बाधाएं आई क्योंकि कॉलेज अथॉरिटी किसी महिला उम्मीदवार को अपने कॉलेज में प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थी। Before 1947, if I have to talk of women in science, अगर मुझे 1947 से पहले विज्ञान के क्षेत्र में जिन महिलाओं ने शिक्षा हासिल की उनकी बात करनी हो तो इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत करनी होगी। सन 1800 तक महिला पढ़ना और लिखना भी नहीं जानती थी, इसलिए शुरुआती महिलाएं जिन्होंने कोई उपलब्धि हासिल की या वैज्ञानिक बनी हैं, वह मेडिकल डॉक्टर ही थीं। इनमें से ज्यादातर को घर पर अक्सर परिवार के सदस्यों जैसे कि पिता, भाइयों और पतियों द्वारा पढ़ाया जाता था। मैं आनंदीबाई जोशी कादम्बिनी गांगुली के बारे में बात कर सकती हूँ। ये डॉक्टरों के रूप में प्रशिक्षण पाने वाली पहली महिला डॉक्टर थी। और एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि वो ऐसा समय था जब दुनिया की बाकी महिला डॉक्टर और सर्जन बनने लगी थीं, तो भारत में उनके लिए अनुकूल माहौल बनने लगा था। देश में मैरी लुकोसा जैसी महिला सर्जन भी थीं, जिन्हें त्रावणकोर के राजा से ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए काफी सहायता मिली थी। और जिन महिलाओं को पढ़ाया गया उनमें से कई यूके में पहली सर्जन बनी। तो भारत में सबसे पहले जिन महिलाओं ने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर दिखाया वे वास्तव में डॉक्टर थीं। surgeons in the UK. So this is just to tell you that we were at the same thing. So the first women who had something to do with science in India were actually medical doctors. 1886 का साल भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष था। उस साल दो महिलाओं ने पश्चिमी चिकित्सा में डॉक्टर बनने की योग्यता हासिल की। कादम्बिनी गांगुली के साथ अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज से अध्ययन करने वाली आनंदी गोपाल जोशी ने भी 1886 में एक डॉक्टर के रूप में योग्यता हासिल की, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वो चिकित्सा अभ्यास नहीं कर सकी और 1887 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए आनंदीबाई जोशी को एक डॉक्टर के रूप में पहली भारतीय महिला और कादम्बिनी गांगुली को डॉक्टरी के पेशे का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला माना जाता है। कुछ साल बाद डॉक्टर कादम्बिनी ने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया और 3 डिप्लोमा पूरे किए, जैसे कि लाइसेंशिएट ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग, लाइसेंशिएट ऑफ द कॉलेज ऑफ सर्जन्स ग्लासगो और लाइसेंशिएट ऑफ द फैकल्टी ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स डबलिन। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली बाल रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी थी। डॉक्टर गांगुली स्वतंत्रता संग्राम और भारत के कई सामाजिक आंदोलनों से भी जुड़ी रही। वे 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा थी और उन्हें इसके 5वें सत्र में मतदान के लिए भी चुना गया था। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली ने 1915 के चिकित्सा सम्मेलन में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज द्वारा महिला उम्मीदवारों को प्रवेश न देने की प्रणाली के खिलाफ भी खुलकर चर्चा की। सम्मेलन में उनके प्रभावशाली व्याख्यान की वजह से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अपनी नीतियों में संशोधन करने और सभी महिला छात्रों के लिए कॉलेज के दरवाजे खोलने के लिए प्रेरित किया। 3 अक्टूबर 1923 को कादम्बिनी गांगुली का निधन हो गया।
Madras Medical College was the first to open its doors. मद्रास मेडिकल कॉलेज ने सबसे पहले महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोले और इसके बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज सामने आया। तो इस तरह मुझे लगता है कि 1885 का समय उल्लेखनीय था। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण था और औपनिवेशिक शासकों को भी चिकित्साओं की जरूरत थी, इसलिए एक कोष की स्थापना की गई थी। महिला डॉक्टरों को भारत में लाने और भारतीय महिलाओं को चिकित्सा में प्रशिक्षित करने के लिए फंड की जरूरत थी। यही कारण है कि आप जानते हैं कि उस समय आनंदीबाई अमेरिका जाने में सक्षम थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल एक ही संस्था थी जो महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करती थी और यूरोप में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। भारत में मद्रास और कलकत्ता के मेडिकल कॉलेजों ने महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मुझे लगता है कि उस समय महिलाओं के लिए शिक्षा देने का रिवाज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के अवसर पैदा होने लगे। यदि कोलकाता के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक को देखें तो पता चलेगा कि उस समय की पूर्व छात्राओं ने सामाजिक सक्रियता और राजनीति में जो भूमिका निभाई थी वह बहुत बड़ी थी। अबुला बोस और कादम्बिनी गांगुली ऐसी ही छात्रा रही हैं। और थोड़ा विस्तार में देखें तो नीना गुप्ता ने गणित के लिए रामानुजन पुरस्कार प्राप्त किया है और वह उस संस्था की पूर्व छात्र हैं। इसलिए संस्थानों की एक बड़ी भूमिका है कि महिलाएं समाज में कैसे योगदान देंगी। Has received the Ramanujam Award for mathematics, and she is an alumni of that institution. So institutions have a big role to play in how women will contribute to society and so on. जानकी अम्मल का जन्म 1897 में केरल के तल्लचेरी में हुआ था। वहां अपनी स्कूली शिक्षा के बाद वो मद्रास चली गई, जहां उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके बाद 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपने शिक्षकों से प्रभावित होकर जानकी अम्मल ने साइटोजेनिक्स को अपना जीवन का जुनून बना लिया। प्लांट साइटोजेनिक्स कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी का एक संयोजन है। कोशिका विज्ञान कोशिकाओं और उनकी उत्पत्ति, संरचना, कार्य और पौधों की विकृति के अध्ययन से संबंधित है और अन्य बीमारियों के निदान या परीक्षण का साधन भी है। हालांकि आनुवंशिकी मुख्य रूप से किसी पौधे के विशिष्ट लक्षणों की विरासत के पैटर्न से संबंधित है। उच्च शिक्षा के लिए जानकी अम्मल संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और वहां उन्होंने 1925 में मिशिगन विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त की। भारत वापस आने पर उन्होंने महिला क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में पढ़ाना शुरू किया। कुछ वर्षों के बाद वो पहली ओरिएंटल बारबोर फेलो के रूप में मिशिगन लौट आए। वो एक ऐसा युग था जब ज्यादातर महिलाएं हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाती थी। उन्होंने अमेरिका के बेहतरीन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में से एक में पीएचडी हासिल की और संयुक्त राज्य अमेरिका में वनस्पति विज्ञान में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद वो 1935 में भारतीय विज्ञान अकादमी की फेलोशिप के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। प्रोफेसर जानकी अम्मल गन्ने पर अपने व्यापक शोध और लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने वाली वनस्पति शास्त्री थी। 1934 से 1939 तक उन्होंने गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में एक आनुवांशिक विद के रूप में काम किया। वहां उन्होंने गन्ने और बैगन के पौधों के साइटोजेनेटिकल अध्ययनों पर महत्वपूर्ण परीक्षण किए तथा इन फसलों के विकास पर जानकारी जुटाई। गन्ने के साइटोजेनेटिक्स और गन्ने तथा संबंधित घास प्रजातियों जैसे कि बांस आदि से जुड़े उनके अग्रणी संकर कार्यों को आज भी वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट खोजों के रूप में माना जाता है। उन्होंने प्रायोगिक प्रजनन के माध्यम से गन्ने की एक नई किस्म SG6332 भी विकसित की। 1940 से 1945 तक उन्होंने लंदन में जॉन इन्स हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूशन में सहायक कोशिका विज्ञानी के रूप में काम किया और 1945 से 1951 तक विजले में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में कोशिका विज्ञानी के रूप में भी काम किया। डॉक्टर अम्मल के कई शोध और लेख भी प्रकाशित हुए। 1945 में उन्होंने CD डार्लिंगटन के साथ संयुक्त रूप से क्रोमोसोम एटलस ऑफ द कल्टीवेटेड प्लांट्स का सहलेखन किया। गुण सूत्रों पर उनके अध्ययन ने हमें प्रजातियों और किस्मों के विकास की बेहतर समझ प्रदान की है।
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर वो 1951 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण को पुनर्गठित करने के लिए भारत लौटी और उन्हें विशेष ड्यूटी पर इसके अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनके शानदार शोध योगदान के कारण 1961 में उन्हें बीरबल साहनी पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अम्मल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1977 में वनस्पति विज्ञान और पादप कोशिका अनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। You know, all these women have inspired generations of others. They have opened the doors for other women. इन सभी महिलाओं ने दूसरी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने अन्य महिलाओं के लिए और विज्ञान में करियर बनाने के दरवाजे खोले हैं। वे प्रेरणादायक रही हैं। इनकी लिस्ट काफी लंबी है। आप किसी भी विषय को लें, उनमें आप पाएंगे कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें महिलाएं आगे बढ़ी हैं। आपने भी उनके बारे में सुना होगा। जानकी अम्मल भारत के वनस्पति सर्वेक्षण की पहली महानिदेशक थीं। अन्ना मणि को मौसम विभाग में महारत हासिल थी। राजेश्वरी चटर्जी जो भारतीय विज्ञान संस्थान की पहली इंजीनियर हैं। कमल रांडिवे ने पहली टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की और आप जानते हैं उन्होंने कैंसर अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया था। इन सभी ने विज्ञान के क्षेत्रों में नाम कमाया। विज्ञान के क्षेत्र में वर्षों से प्रगति होती रही है, लेकिन उनमें भारतीय महिलाओं की संख्या उतनी नहीं है। लेकिन इन महिलाओं ने दिखा दिया है कि महिलाओं में अपार संभावनाएं होती हैं और अगर उन्हें एक अवसर दिया जाए तो वे आगे बढ़ सकती हैं। Have not been very strong, but it does demonstrate the potential of women, and given an opportunity, the heights to which they can rise. अन्ना मोडियल मणि का जन्म 23 अगस्त 1918 को केरल के त्रावणकोर में हुआ था। वो शुरू में चिकित्सा विज्ञान पढ़ाना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भौतिक लेने का फैसला किया और मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी ऑनर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया। उन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान में बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। 1940 में अन्ना मणि ने नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन की देखरेख में भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर में भौतिकी में शोध करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। डॉक्टर रमन की प्रयोगशाला में अन्ना मणि ने हीरे और माणिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी पर काम किया। प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी का अनुप्रयोग मैक्रोमोलिक्यूल्स के भौतिक और रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण है। अन्ना मणि ने 30 से अधिक विभिन्न हीरो के तापमान निर्भरता और ध्रुवीकरण प्रभावों सहित प्रतिदीप्ति अवशोषण और रमन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड किया तथा उसका विश्लेषण किया। 1942 और 1945 के बीच उन्होंने हीरे और माणिक की चमक पर 5 पत्र प्रकाशित किए। अगस्त 1945 में उन्होंने अपने पीएचडी शोध निबंध मद्रास विश्वविद्यालय में जमा करवाए। उनके शोध निबंधों में पर्याप्त शोध कार्य शामिल था। इसके बावजूद उन्हें पीएचडी करने से मना कर दिया गया था। वजह थी उनके पास मास्टर डिग्री का ना होना। तो साहसी अन्ना मणि इंपीरियल कॉलेज लंदन में इंटर्नशिप के लिए सरकारी छात्रवृत्ति पर भौतिकी का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन चली गई। हालांकि उनकी प्राथमिकता भौतिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने की थी। फिर भी उन्होंने मौसम संबंधी उपकरणों में विशेषज्ञता हासिल कर ली, क्योंकि उस समय उनके लिए उपलब्ध यही एकमात्र छात्रवृत्ति थी। लेकिन यही उनके लिए आजीवन जुनून बन गया और इसी ने भारत के मौसम विज्ञान को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। अन्ना मणि 1948 में भारत लौट आईं और पुणे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में एक वैज्ञानिक और विकिरण उपकरण निर्माण के प्रभारी के रूप में काम करने लगी। आईएमडी में उन्होंने उत्पादन के लिए लगभग 100 मौसम संबंधी उपकरणों की ड्राइंग का मानकीकरण किया और भारत को सौर ऊर्जा के दोहन में मदद करने और सौर विकिरणों की निगरानी के लिए देश भर में निगरानी स्टेशन भी स्थापित किए। 1960 में मणि ने वायुमंडलीय ओजोन को मापने पर अपना काम शुरू किया। ये उससे भी पहले की बात है, जब दुनिया ओजोन परत की कार्यविधि को समझ रही थी। उन्होंने ओजोन को मापने के लिए ओजोन सोंडे नामक एक उपकरण डिजाइन किया। अन्ना मणि ने केरल में इसरो के थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सुविधा में एक मौसम विज्ञान वेधशाला भी स्थापित की।
देश भर में 700 से अधिक स्थानों पर हवा की गति को मापने के उनके काम ने भारत में भविष्य के लिए पवन ऊर्जा हासिल करने की नींव भी रखी। अन्ना मणि एक बेहतरीन मौसम विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी थी। वे 1976 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुई। इसके बाद वे अगले 3 वर्षों के लिए एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में रमन अनुसंधान संस्थान में लौट आए। यहीं पर उन्होंने 1940 में एक युवा अग्रणी विज्ञान शोधकर्ता के रूप में अपने शोध करियर की शुरुआत की थी। 16 अगस्त 2001 को तिरुवनंतपुरम में अन्ना मणि का निधन हो गया। Beginning from आनंदीबेन जोशी और कादम्बिनी गांगुली और आनंदीबेन जोशी या कादम्बिनी गांगुली से शुरू करें तो मुझे लगता है कि उनके रोल मॉडल बनने के कई कारण हैं। उस समय इंद्रनाथ, आशिमा चटर्जी, जानकी अम्मल और राजश्री चटर्जी जैसी महिलाएं उच्च दर्जे की रोल मॉडल हैं। उनका मकसद था कि आपको विज्ञान की दुनिया में भाग लेना है और खुद को शिखर पर पहुंचाना है। उदाहरण के लिए मैं सौम्य स्वामीनाथन के लिए कहना चाहूंगी कि वे महिला वैज्ञानिक की बेहतरीन रोल मॉडल हैं। हम कल्पना चावला और अन्य महिलाओं के बारे में भी बात कर सकते हैं। मैं उन महिलाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ जो विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन कर रही हैं और इन सभी महिलाओं ने बेहतरीन उपलब्धि हासिल करके मिसाल कायम की। दरअसल कहीं न कहीं 50 वर्ष के आयु वर्ग में इतनी महिलाएं हैं कि सबका नाम लेने पर ये एपिसोड कम पड़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि उनकी संख्या बहुत अधिक है। कई 50 को पार करने वाली महिला काफी सक्षम है और वो शानदार काम कर रही हैं। वो अपना बेहतरीन योगदान दे रही हैं। मैं एक चीज साफ करना चाहती हूँ कि भारतीय विज्ञान में योगदान देने वाली महिला वैज्ञानिक का परिदृश्य बहुत ही सकारात्मक है। 19वीं और 20वीं सदी में भारत की महिला वैज्ञानिकों ने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकने वाली सांस्कृतिक बाधाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ी। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन भेदभावों की वजह से महिलाएं इन संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाती थी। इसी के साथ उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी संघर्ष किया। इनमें से कई नायिकाएं गुमनामी के अंधेरों में खो गईं, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने में विशेष योगदान दिया, खासकर विज्ञान के ऐसे क्षेत्रों में जिन पर पुरुषों का एकाधिकार समझा जाता था। ऐसी महिलाओं के जीवन पर प्रकाश डालना चाहिए और उन पर अध्ययन होना चाहिए। आज का यह एपिसोड हमारी तरफ से एक ऐसी ही छोटी सी कोशिश थी। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के अगले एपिसोड में हम कुछ और उल्लेखनीय भारतीय महिलाओं को आपसे रूबरू करवाएंगे, जिनके वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में योगदान ने दुनिया के बारे में हमारी समझ को एक नई दृष्टि और विस्तार दिया है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के अगले एपिसोड में, केवल इंडिया साइंस पर।